गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के हम लोग इस क्लास में नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का जो पढ़ेंगे वो एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है हमारा द कार्नोट साइकिल। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कार्नोट साइकिल के बारे में कि कार्नोट साइकिल क्या है और जो कार्नोट साइकिल पर बेस्ड हमारा जो हीट इंजन होता है उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो कार्नोट साइकिल क्या है कि ये एक प्रकार का रिवर्जिबल साइकिल है। जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि रिवर्जिबल प्रोसेस जो होती है कि जो सेम पाथ से अपनी प्रोसेस को रिपीट करता है उसको रिवर्जिबल प्रोसेस कहते हैं। तो ये कार्नोट साइकिल जो है एक तरह का रिवर्जिबल साइकिल है ना, कि जिसके जो शादी कार्नोट के द्वारा दिया गया था। और ये इस साइकिल को बेसिकली हम लोग एक स्टैंडर्ड साइकिल के रूप में मानते हैं, यानी कि इसको एक एज ए परफेक्शन आइडियल साइकिल के रूप में मानते हैं। और इसका यूज जो है हम लोग कंपैरिजन करने के लिए जो हमारा प्रैक्टिकल साइकिल्स है उसकी हम लोग कंपैरिजन करते हैं कार्नोट साइकिल का के साथ, क्योंकि ये साइकिल जो है एक प्योर रिवर्जिबल साइकिल है जिसका मैक्सिमम इफिशियंसी होता है। यानी कि कोई भी डिवाइस का जो इफिशियंसी होगा प्रैक्टिकली डिवाइस का वो एक कार्नोट इफिशियंसी से मैक्सिमम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसका यूज जो है ओनली ऑन सिर्फ हम लोग कंपैरिजन के लिए करते हैं। ठीक है। तो ये साइकिल में हमारा जो कंसिस्ट होता है वो हमारा टू आइसोथर्मल प्रोसेस टू आइसोथर्मल प्रोसेस एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसको हम लोग रिवर्जिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। आइसेंट्रोपिक को ही रिवर्जिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, है ना। तो इसमें जो इस साइकिल में जो हमारा चार प्रोसेस है उसमें से हमारा दो ऐसा प्रोसेस हो जाएगा जो हमारा रिवर्जिबल आइसोथर्मल, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि दो रिवर्जिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और दो रिवर्जिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो आइए हम बात करते हैं कि कार्नोट हीट इंजन के बारे में। इससे पहले जो हम लोग हीट इंजन पढ़े थे, जो प्रैक्टिकल एक डिवाइस है एक तरह का, जैसे कि हमारा पंप है, बॉयलर है, टरबाइन है, कंडेंसर है। तो ये भी एक हीट इंजन कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि हीट इंजन का डेफिनेशन ही होता है कि ऐसा डिवाइस जो हमारा हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, है ना। तो अगर यही हीट इंजन ऑन ऑन कार्नोट साइकिल पे अगर काम करता है तो फिर ये हीट इंजन को ही हम लोग कार्नोट हीट इंजन कहेंगे। तो इसका जो यहाँ पर फिगर में हम देख रहे हैं सेटअप जो है कि यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर है, जहाँ पर एक सोर्स हीट एक्सचेंजर, यानी कि मतलब यहाँ पर एज ए हम एग्जांपल लेते हैं, एक बॉयलर है जिसको हम जिसका टेम्परेचर T1 है जो सोर्स के रूप में काम कर रहा है, और वहां से हमें Q1 हीट एनर्जी का सप्लाई हो रहा है किसमें, हीट एक्सचेंजर में। यहाँ पर कोई हमारा एक वर्किंग फ्लूइड है जो हमारा फ्लो कर रहा है। अगर हम लोग एग्जांपल के रूप में माने वाटर है, तो वाटर यहाँ पर हीट हीट एक्सचेंजर से पास करता है जहां पर उसको Q1 अमाउंट ऑफ हीट वो गेन करता है और वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और ये स्टीम ऑन हायर टेम्परेचर फिर टरबाइन में के ब्लेड पर स्ट्राइक करता है और यहाँ से हमको टरबाइन वर्क मिलती है। और फिर ये यहाँ स्टीम का टेम्परेचर T1 है क्योंकि सोर्स T1 से आ रहा है। और फिर इसके बाद टरबाइन पर आफ्टर वर्किंग ये हीट एक्सचेंजर में पास करता है, जो हीट एक्सचेंजर एज ए एक कंडेंसर की तरह काम करता है। और यहाँ पर स्टीम से जो हीट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है सिंक में, तो Q2 अमाउंट यहाँ से सिंक में हीट रिजेक्ट हो रहा है। और फिर जहाँ पर स्टीम हमारा कंडेंस होकर के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर इस वाटर को पंप जो है जब हम लोग ऑन द पंप के ऊपर वर्क या हम लोग वर्क सप्लाई करते हैं पंप को, तो ये पंप क्या करता है, इस वाटर को वापस फिर हीट एक्सचेंजर यानी बॉयलर में भेज देता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सोर्स से हीट एनर्जी मिला, जिस हीट एनर्जी का यहाँ पर टरबाइन में
टरबाइन वर्क के रूप में कन्वर्सन हुआ, तो ये भी एक क्या है, हीट इंजन का ही कॉन्स्टिट्यूट है। तो इसका अगर हम ओवरऑल को हम लोग एक सिस्टम मान लें, ये इसका क्या है, सिस्टम बाउंड्री है, ये इसका क्या है, सिस्टम बाउंड्री है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिस्टम बाउंड्री में सोर्स T1 से हीट जो सिस्टम में आ रहा है, टरबाइन से जो टरबाइन वर्क सिस्टम से बाहर जा रहा है, जो बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। फिर यहाँ हीट एक्सचेंजर में जहाँ पर हीट जो है वो हमारा रिजेक्ट हो रहा है सिंक में, और यहाँ पर फिर एक वर्क जो है वो बाउंड्री को क्रॉस करके ऑन द पंप के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो ये एक क्या है, हीट इंजन है। और यही अगर हीट इंजन ऑन कार्नोट साइकिल पे अगर काम करती है तो इसी हीट इंजन को हम लोग कार्नोट हीट इंजन कहते हैं। ये एक क्या है, एसटीडी फ्लो सिस्टम है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये इंजन हमारा हीट इंजन कार्नोट हीट इंजन तभी कहलाएगा जब कोई भी फ्रिक्शन इसमें मौजूद ना हो, यानी कि जो वाटर या कोई वर्किंग फ्लूइड जो इस सिस्टम साइकिल्स में फ्लो कर रहा है, तो वो उस पर किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शन ना हो, कहीं पर किसी प्रकार का लीकेज ना हो, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता है। इसीलिए भी कार्नोट साइकिल को या कार्नोट डिवाइस को एक आइडियल डिवाइस माना जाता है ना, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। और किसी भी तरह का जो बाहरी इंटरेक्शन है, मतलब जो इसका इसको छोड़ करके, यानी कि जैसे कि जब फ्लूइड हमारा पाइप से होके जा रहा है तो उस समय ना तो ये हीट कहीं बाहर से एब्जॉर्ब करेगा और ना ही इसमें हीट इसके अंदर से बाहर रिजेक्ट होगा, यानी हीट वर्क किसी प्रकार का ट्रांसफर नहीं होगा जब वो पाइप में फ्लो कर रहा होगा। ओनली ट्रांसफर होगा जब वो यहाँ डिवाइस में पहुंचेगा। तो जैसे कि यहाँ पर पंप वर्क लग रहा है, यहाँ हीट आ रहा है, ये कंडीशन है कार्नोट हीट इंजन का। तो पहले हम लोग कार्नोट साइकिल को देखते हैं और इस कार्नोट इंजन के ऊपर। तो जैसे कि हम बताएं, कार्नोट साइकिल में हमारा 4 प्रोसेस जो होता है उसमें से 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल होता है और 2 हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर सिंबॉलिक रूप में 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको अगर हम 3 मान लें, इसको हम 4 मान लें, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस 1 से 2 हम देख रहे हैं कि हीट का क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है हीट एक्सचेंजर में। तो इसको हम अगर कहेंगे कि ये जो है रिवर्जिबल आइसोथर्मल हीट सप्लाई। 1 से 2 प्रोसेस जो है, यहाँ पर अगर हीट सप्लाई क्या हो, रिवर्जिबल आइसोथर्मल हो, यानी यहाँ पर हीट सप्लाई रिवर्जिबल आइसोथर्मल हो रहा है प्रोसेस 1 से 2 में। प्रोसेस 2 से 3 में ये है क्या कि रिवर्जिबल आइडियाबेटिक एक्सपेंशन एक्सपेंशन जो टरबाइन में हो रहा है, ये हमारा कहाँ हो रहा है, टरबाइन में, है ना। थर्ड प्रोसेस जो होगा इसमें 3 से 4 वो हमारा होगा फिर वापस रिवर्जिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर Q2 अमाउंट हीट रिजेक्ट होके कहाँ जा रहा है, सिंक में जा रहा है जिसका टेम्परेचर T2 है। फिर प्रोसेस यहाँ पर 4 से 1 ये हो जाएगा रिवर्जिबल आइडियाबेटिक एज ए पंप हो गया। तो ये एक कंप्रेशन होता है यहाँ पर, रिवर्जिबल आइडियाबेटिक कंप्रेशन, जो कि हमारा यहाँ पर पंप के रूप में हो रहा है। तो ये एक तरह का हीट इंजन है। अगर यही ही इसके जगह पे कोई और दूसरा टाइप का हीट इंजन जैसे कि आईसी इंजन हो जाएगा, तो आईसी इंजन भी एक प्रकार का हीट इंजन है जिसमें उसमें भी अगर सेम प्रोसेस 2 रिवर्जिबल आइडियाबेटिक और 2 रिवर्जिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, तो वो एक कार्नोट साइकिल कंस्टिट्यूट करेगा। और वो कार्नोट, वो जो आईसी इंजन होगा वो हमारा कार्नोट इंजन कहलाएगा। तो इसके बाद फिर हम लोग इसको देखते हैं क्या कि जो हीट एक्सचेंजर है यहाँ पर
सोर्स से टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर T1 है, जहां से Q1 हीट हमारा आ रहा है, साथ ही हीट एक्सचेंजर जो एक सेकेंड, जिससे हीट हमारा रिजेक्ट होकर के जा रहा है सिंक में। तो यहाँ पर जो इफिशियंसी होगा, अगर हम कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी अगर हम लोग निकालें, तो थर्मल इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम इन टोटल, जो है इसको हम कहेंगे नेट वर्क डन, टोटल नेट वर्क डन जो सिस्टम के द्वारा किया जाता है, और बाय हमारा हो जाएगा हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला है आउटपुट बाय इनपुट ही हमारा एफिशिएंसी होता है, तो यहाँ पर जितना ये नेटवर्क इस डिवाइस के द्वारा किया जाएगा, वो नेटवर्क बाय हीट सप्लाई जो सिस्टम में होगा, तो ये रेशियो हमारा थर्मल इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल हो जाएगा। तो इन चारों प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ पे शो करते हैं, पीवी और टीएस डायग्राम पे। तो जैसे है कि यहाँ पर अगर हम लोग पीवी डायग्राम पे शो करें, पीवी डायग्राम पे इसको हम लोग शो करें, तो जैसे 1 से 2 प्रोसेस क्या है, वो हमारा है रिवर्जिबल आइसोथर्मल हीट सप्लाई, है ना। तो ये क्या होगा कि रिवर्जिबल आइसोथर्मल हीट सप्लाई होगा, यहाँ पर 1 है और ये 2 है ना। इसको हम लोग एज ए यहाँ पर टीएस डायग्राम से और बेहतर समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये टेम्परेचर है और ये हमारा इंट्रोपी है। तो 1 से 2 क्या है, रिवर्जिबल आइसोथर्मल हीट सप्लायर, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सीधा लाइन हो जाएगा हॉरिजेंटल, क्योंकि टेम्परेचर इसमें क्या है, कांस्टेंट है। 1 से 2 प्रोसेस, है ना। 2 से 3 क्या है, रिवर्जिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है इन टरबाइन। तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो 2 से 3 ये डायरेक्ट, जिसमें इंट्रोपी हमारा कांस्टेंट होगा, 2 से 3 ये डायरेक्ट वर्टिकल फॉल करेगा। साथ ही 3 से 4 हमारा प्रोसेस है आइसोथर्मल, रिवर्जिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, तो ये भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो 3 से 4 यहाँ पर डायरेक्ट हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और फिर 4 से 1 जो है, यहाँ पर ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, जहां पर इंट्रोपी हमारा कांस्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो 1 से 2 प्रोसेस है, यानी कि जो रिवर्जिबल आइसोथर्मल हीट सप्लाई। अब देखो यहाँ पर अब एक चीज बात आती है कि अगर कोई यहाँ हीट एक्सचेंजर है और यहाँ पर हम हीट की सप्लाई भी कर रहे हैं, तो हम जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई भी डिवाइस में अगर हम हीट की सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आइसोथर्मल हीट सप्लाई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग हीट सप्लाई भी करें और इसका टेम्परेचर चेंज भी ना हो, मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का सप्लाई हो। तो ये प्रोसेस होता है क्या कि जैसे कि हम लोग मान लो कि एक डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हीट का सप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इसको हीट की सप्लाई करेंगे, तो अगर ये डिवाइस में एज ए एक्सपेंशन होगा, मतलब ये हीट एक्सचेंजर एक तरह का कि ऐसा है, अ, एक इस तरह का हीट एक्सचेंजर है, जहां पर अगर हम लोग यहाँ हीट की सप्लाई करें और ये यहाँ पर साथ साथ ये हीट इसमें आ भी रहा है और साथ साथ ये एक्सपेंड भी हो रहा है, तो एक्सपेंड होने से जो टेम्परेचर है वो हमारा ड्रॉप करता है और यहाँ से हीट सप्लाई आ रहा है। तो ये क्या होगा कि दोनों बैलेंस कर लेगा कि जितना हीट यहाँ पे आएगा, मतलब इस हीट आने के कारण अंदर की टेम्परेचर राइज करेगा, उतना ही यहाँ पर एक्सपेंशन के कारण टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप कर जाएगा। तो फिर नेट जो हम लोग बोलेंगे कि ये यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया। तो इसीलिए कभी कभी का यहाँ पर जो 1 से 2 प्रोसेस है, जिसको हमने यहाँ पर रिवर्जिबल आइसोथर्मल हीट सप्लाई दिया है, यहाँ पर कभी ऐसे भी लिखता है कि रिवर्जिबल आइसोथर्मल
एक्सपेंशन भी होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसको ये भी बोल सकते हैं रिवर्जिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन या रिवर्जिबल आइसोथर्मल हीट सप्लाई, क्योंकि यहाँ सप्लाई हो रहा है और साथ में एक्सपेंशन भी हो रहा है। इसीलिए पीवी डायग्राम में ये रिवर्जिबल आइसोथर्मल जो कर्व है वो हम जानते हैं कि यहाँ पर आइसोथर्मल जो है वो कर्व आता है, उसमें स्लोप जो है वो कम होती है और इस तरह से वो V1 से V2 एक्सपेंड भी कर रहा है। तो ये रिवर्जिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 2 से 3 तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी कर्व आएगा पीवी ग्राफ पे, है ना, और इसका स्लोप जो है आइसोथर्मल से ज्यादा रहता है। फिर 3 से 4 क्या है, यहाँ पर रिवर्जिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है। तो ये रिजेक्शन, अगर किसी सिस्टम से हीट को रिजेक्ट करेंगे तो वो तो उसकी टेम्परेचर तो ड्रॉप होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये कैसे संभव है, तो ये संभव है कि हमारा डिवाइस का बनावट कुछ ऐसा हो कि यहाँ से हीट रिजेक्ट कर रहा है तो इसकी टेम्परेचर ड्रॉप हो रही है और साथ ही साथ इसका कंप्रेशन हो रहा हो। तो यहाँ पर अगर कंप्रेशन के कारण टेम्परेचर राइज करेगा और रिजेक्शन के कारण टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। अगर दोनों सेम क्वांटिटी में हो रहा है तो टेम्परेचर टोटल क्या रहेगा, अंदर में कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए 3 से 4 प्रोसेस को जो है, ये 1 से 2 हो गया जिसको रिवर्जिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, और 3 से 4 जो है इसको कभी कभी रिवर्जिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन भी कहा जाता है ना। दोनों सही है। या तो हम रिवर्जिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन बोले या रिवर्जिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन बोले। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो 3 से 4 हमारा क्या है, आइसोथर्मल ग्राफ जो कर्व आएगा, है ना, और साथ ही कॉम्प्रेशन हुआ तो V3 से वॉल्यूम घट के V4 हो गया, तो कॉम्प्रेस्ड हो गया। फिर 4 से 1 हमारा क्या है, यहाँ पर कॉम्प्रेशन है, रिवर्जिबल आइडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, जो कि एक पंप वर्क में, जैसे कि हम साइक्लिक हीट इंजन जो कार्नोट हीट इंजन है उसमें हम दिखाए हैं। तो ये एक कॉम्प्रेशन हो गया, तो आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। तो ये हमारा पीवी और टीएस डायग्राम हो गया। ये इसको हम लोग देने पीवी के गामा बराबर कांस्टेंट, ये भी पीवी के पावर गामा बराबर, क्योंकि दोनों ही आइडियाबैटिक प्रोसेस है। और ये हमारा आइसोथर्मल है तो पीवी बराबर कांस्टेंट, ये भी हमारा पीवी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 से 2 प्रोसेस में हीट का सप्लाई हो रहा है और 3 से फिर 4 प्रोसेस में यहाँ पर हीट का हमारा क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है ना। यहाँ भी सिमिलर, यहाँ पे हमारा हीट की सप्लाई हो रही है और यहाँ पर हीट का रिजेक्शन हो रहा है। ये सप्लाई जो है सोर्स टेम्परेचर T1 पे से हो रहा है और यहाँ पर जो रिजेक्शन है वो सिंक टेम्परेचर T2 पर रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो जो वर्क डन होगा, नेट वर्क डन, जो इस साइकिल, इस कार्नोट साइकिल का जो नेट वर्क डन होगा वो हमारा होता है हीट सप्लाइड, क्योंकि ये तो एनर्जी कंजर्वेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन द बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसीलिए जितना हमने हीट सप्लाई किया और उसमें से जितना हमारा हीट क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन, जो ये साइक्लिक वर्क डन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है डब्ल्यू नेट जो है वो हमारा क्या होगा, हीट सप्लाई क्यू एस, क्यू एस माइनस इस, ये क्यू एस है और ये हमारा क्यू आर है। तो क्यू एस एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल में हीट सप्लाई का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा MR T1, जो यहाँ का टेम्परेचर है T1, और एल एन जो हो जाएगा वो हमारा V2/V1, क्योंकि ये V2 ज्यादा है V1 कम है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MR T1 ln V2/V1। ये आइसोथर्मल हीट सप्लाई का फॉर्मूला हो गया, माइनस ये भी आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है तो ये हो जाएगा MR T3 ln V3/V4, ये हो गया।
तो अब हम लोग यहाँ पर थर्मल इफिशियंसी निकालेंगे। तो ये थर्मल इफिशियंसी हमारा होता है नेट वर्क बाय हीट सप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा MRT1 ln V2/V1 माइनस MRT3 ln V3/V4 अब बाय यहाँ पर हीट सप्लाई हो जाएगा MRT1 ln V2/V1। अब हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं यहाँ पर प्रोसेस नंबर 4 से 1 में, जो कि एक आइडियाबैटिक प्रोसेस है। यहाँ प्रोसेस 4 से 1 में ये एक क्या है, रिवर्जिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर हो जाएगा P4V4 के पावर गामा बराबर हो जाएगा P1V1 के पावर गामा। अगर हम लोग टेम्परेचर के साथ इसको रिलेट करें तो T1/T1 के पावर गामा -1 बराबर T4V4 के पावर गामा -1, यानी कि T1/T4 जो हो जाएगा वो हमारा V4/V1 के पावर गामा -1 हो जाएगा। इसके बाद जो है फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है जो आइडियाबैटिक है 2 से 3 में। यहाँ पर प्रोसेस 2 से 3 में तो सेम हो जाएगा। अगर हम लोग T2/T3 निकाले तो यहाँ पर आ जाएगा V3/V2 के पावर गामा -1 हो जाएगा, है ना। बट हम लोग क्या जानते हैं कि 1 से 2 आइसोथर्मल है। यहाँ पर क्या है, 1 से 2 आइसोथर्मल है। तो यानी कि यहाँ पर T1 जितना होगा वही T2 होगा, और जितना T3 होगा उतना ही T4 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग T2, तो T2 किसके बराबर है, यहाँ पर T1/T4 जो है ये हमारा आ गया V4/V1 के पावर गामा -1, और यहाँ पर आ गया T2/T3। तो T4 जो है वो हमारा T4 T3 के बराबर है, और T2 जो है वो T1 के बराबर है। तो इसी को हम लोग जैसे यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर T1/T4, है ना, बराबर हो जाएगा। T1 किसके बराबर है, तो T2 के बराबर है, और T4 किसके बराबर है, तो T3 के बराबर है। ये बराबर हो जाएगा V4/V1 के पावर गामा -1। इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो हम देख रहे हैं कि इसका LHS बराबर है, तो यानी V4/V1 के पावर गामा -1 बराबर हो जाएगा V3/V2 के पावर गामा -1, यानी कि V4/V1 बराबर V3/V2, या क्या हो जाएगा V4/V3 बराबर हो जाएगा V1/V2। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर जो इफिशियंसी है, थर्मल इफिशियंसी, वो क्या था, एम आर देखो यहाँ पर सब में एम आर है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एम आर सब में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, T1 ln V2/V1। तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, T1 ln V2/V1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो T3 ln V3/V4, T3 ln V3/V4, और यहाँ पर बाई में हो जाएगा T1 ln V2/V1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि V1/V2 जो है ये हमारा बराबर है V4/V3 के। तो ये सब ln वाला जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो हमको थर्मल इफिशियंसी आ जाएगा वो T1 - T3/T1। ठीक है। तो इस तरह से हमको जो कार्नोट इफिशियंसी है, कार्नोट इफिशियंसी जो हमने निकाला है हीट इंजन का थर्मल इफिशियंसी, वो हमारा क्या आ गया कि T1 - T3/T1, यानी कि 1 - T3/T1। ठीक है। तो T3 यहाँ पर क्या है, T3 यहाँ पर सिंक टेम्परेचर है। ठीक है। और T1 जो है यहाँ पर क्या है, सोर्स टेम्परेचर है।
यहाँ पर सोर्स टेम्परेचर है। तो सिंपली हम लोग कहेंगे कि जो थर्मल इफिशियंसी हो है वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस सिंक टेम्परेचर बाय सोर्स टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा कंक्लूजन निकल के आता है कि जो कार्नोट इफिशियंसी है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। दोनों ही क्या कर रहा है, सोर्स मतलब जहां से हीट इंजन सप्लाई ले रहा है, और सिंक मतलब जहां पर से हीट इंजन अपना हीट को रिजेक्ट कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इसमें ये जो है कोई वर्किंग फ्लूइड जो हमारा हीट इंजन में फ्लो कर रहा है, वर्किंग फ्लूइड उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर जो सोर्स और सिंक का है उस पे वो डिपेंड कर रहा है ना। अगर हम इसकी टेम्परेचर को फिक्स कर दे, जैसे कि हम यहाँ पर कोई एक सोर्स का टेम्परेचर T1 ले लें, ये हमारा क्या है, सोर्स है, और इसके साथ हम लोग जो है एक हीट इंजन को कनेक्ट कर दे, है ना, और ये हमारा सिंक टेम्परेचर है जिसका टेम्परेचर T2 है। तो यहाँ से ये Q1 हीट लिया, यहाँ Q2 हीट रिजेक्ट किया। अगर ये हीट इंजन कार्नोट हीट इंजन है तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इसकी टेम्परेचर T1 है और जो इसकी टेम्परेचर T2 है उसी के बीच पर डिपेंड करेगा। और कोई भी फिक्स टेम्परेचर अगर है, T1 और T2 जो है कोई फिक्स टेम्परेचर है, तो मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी जो हीट इंजन का होगा वो उसका कार्नोट इफिशियंसी ही होगा। बाकी कोई भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल की से तुलना कर ले तो जो कार्नोट हीट इंजन होगा वो ही हमको मैक्सिमम इफिशियंसी देगा। तो इसका यूटिलाइजेशन हम लोग जो कंपैरिजन के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमको मैक्सिमम इफिशियंसी मिलता है। ठीक है, तो कार्नोट इफिशियंसी को बढ़ाने का दो तरीका है। एक तो ये है कि सिंक टेम्परेचर को अगर हम लोग लोअर कर दें और सोर्स टेम्परेचर को, या फिर हम लोग सोर्स टेम्परेचर को इंक्रीज करें, दोनों ही केस में हमारा थर्मल इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज करेगा। तो सिंक जो होता है वो जनरली एटमॉस्फेयर होता है या कूलिंग मीडियम होती है जिसकी टेम्परेचर को ड्रॉप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर हमें कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी को बढ़ाना है तो हम अपने सोर्स की टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम कार्नोट जो इंजन है उसको हम इफिशियंसी को बढ़ाएंगे। इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कार्नोट डिवाइस का, उसका ये होता है कि वर्क आउटपुट जो होती है वो वर्क आउटपुट इसका लो होता है, यानी कि हमको इफिशियंसी मैक्सिमम मिलती है, इफिशियंसी मैक्सिमम मिलता है, बट हमको वर्क आउटपुट जो होती है वो लो मिलता है। तो हम यहाँ पर अगर इसको, इससे पहले जो हम प्रैक्टिकल हीट इंजन पढ़े थे कि इफिशियंसी जो हीट इंजन का होता है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन वो होता है 1 माइनस Q2/Q1, है ना। Q2 Q1 क्या है, तो Q2 जो हीट सिंक में रिजेक्ट कर रहा है ये वैल्यू, और Q1 जो टेम्परेचर सोर्स से ये Q1 ले रहा है हीट एनर्जी उसकी वैल्यू। तो ये रेशियो 1 माइनस Q2/Q1 ये हमारा इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन जो कोई एक प्रैक्टिकल हीट इंजन है उसकी होती है। बट कार्नोट का कार्नो इफिशियंसी जो हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन वो हमारा हो जाएगा 1 माइनस T2/T1। ठीक है, तो एक हीट इंजन जब हमारा अगर कोई साइक्लिक रिवर्जिबल साइकिल पे काम करती है तो उसको हम लोग एक एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक स्केल होता है, एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, जहां पर हम फर्दर हमें उतना इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपली याद रखेंगे कि जो एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल होता है वो हमारा जो हीट का रेशियो होता है, जैसे Q2/Q1 ये हमारा फंक्शन होता है किसका, तो सिर्फ टेम्परेचर का। और वो फंक्शन को फाइनली हम लोग एज ए
जो Q2 है वो T2 का फंक्शन होगा, Q1 जो है वो T1 का फंक्शन होगा। यहाँ पर T2 और T1 क्या है, इसको हम लोग केल्विन टेम्परेचर, ये क्या है, केल्विन टेम्परेचर स्केल है। यानी कि यहाँ जो हमने T2 और T1 1 - T2/T1 जो हम यूज किए हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे कि T2 और T1 दोनों जो है सो इन केल्विन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सेंटीग्रेड सेल्सियस में पुट कर देंगे और निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर वो केल्विन में हमको कन्वर्ट करके और तब जा करके इसको पुट करके हमें इफिशियंसी निकालना है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ये एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल होता है, जो हमारा यहाँ पर हीट जो एनर्जी का रेशियो है वो हमारा टेम्परेचर रेशियो जो जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर रेशियो के बराबर होता है, और ये टेम्परेचर एक केल्विन टेम्परेचर स्केल होती है। तो इस प्रकार से हम लोग हीट इंजन का इफिशियंसी जो है, हीट इंजन का जो इफिशियंसी, अगर हमारा कारनॉट है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - Q2/Q1। ये हमारा एक प्रैक्टिकल डिवाइस हो गया। लेकिन यहाँ पर इफिशियंसी अगर कारनॉट हो, या फिर हमारा इफिशियंसी कोई रिवर्जिबल साइकिल का हो, ठीक है, रिवर्जिबल साइकिल का हो, या हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी हो एक हीट इंजन का, तो वो सब हमारा हो जाएगा 1 - T2/T1। तो इस प्रकार से हम कारनॉट हीट इंजन का इफिशियंसी हम लोग निकालते हैं। तो जो भी डिवाइस जो कारनॉट साइकिल के ऊपर बेस्ड होगा वो हमारा कारनॉट डिवाइस कहलाएगा। कारनॉट साइकिल में दो चार प्रोसेस होता है, जो हमारा दो आइसोथर्मल, दो आइडियाबैटिक। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर हीट इंजन अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे ये हमारा एक स्टीम पावर प्लांट का एक हीट इंजन हो गया, उसी तरह आईसी इंजन का हीट इंजन हो सकता है। तो सिंपली हम लोग कार्नोट को पहचानने के लिए हम यहाँ से देखेंगे कि अगर दो प्रोसेस आइसोथर्मल, रिवर्जिबल आइसोथर्मल और दो रिवर्जिबल एडियाबेटिक है, तो वो हमारा एक कार्नोट साइकिल कंस्टिट्यूट करता है। और कार्नोट साइकिल एक हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी देने वाला साइकिल है, जिस मतलब कोई भी डिवाइस जो कार्नोट साइकिल पे काम करेगा वो मैक्सिमम इफिशियंसी देगा। तो ये एक आइडियल साइकिल है, मतलब इसको हम किसी भी प्रैक्टिकल डिवाइस में हम इस साइकिल का यूज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज जो है सिर्फ और सिर्फ हम कंपैरिजन करने के लिए कर सकते हैं कि कोई हमारा जो प्रैक्टिकल साइकिल है गैस पावर साइकिल, उसको हम कार्नोट साइकिल से कंपैरिजन करके और टेंस टू हम अपना प्रैक्टिकल डिवाइस को एक कार्नोट डिवाइस के रूप में कन्वर्ट या मैक्सिमम पाना चाहते हैं कि हमको कम से कम कार्नोट इफिशियंसी तो पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन एज ए टेंस टू हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज कार्नोट साइकिल के बारे में पूरा पढ़े हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।